हेलो एवरीवन, वेलकम टू पहल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे इंडिया का जो करंट अफेयर है, फरवरी महीने का अब तक का करंट है वो पढ़ेंगे। चाहे इंटरनेशनल लेवल की न्यूज़ हो चाहे इंडिया की न्यूज़ हो, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उनको आपने देखेंगे आज। इससे पहले राजस्थान का 15 फरवरी तक का करंट अफेयर हो चुका है और 15 से आगे का जो एक वीडियो में और हो जाएगा, तो अपने फरवरी के महीने का करंट अफेयर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम अपना स्टार्ट करते हैं। जो मुख्य बातें हैं वो देखेंगे, जो एग्जाम में जो इनसे क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है। तो रामसर साइट हमने पहले, आपने अगर वीडियो देखा है तो रामसर साइट के बारे में अपना पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं कि रामसर कन्वेंशन क्या था, अब तक भारत में कितनी साइटें, पहले 75 थी, 5 नई साइट है उनको रामसर कन्वेंशन में शामिल किया गया है। क्या है ये, इसमें राजस्थान की कौन कौन सी साइट है, तो वो सारा है। आप एक बार वीडियो को फिर से देख लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब आज हम यहाँ इतना ही पढ़ेंगे कि जो नई साइट है 5 है, जो 75 थी पहले, अब 5 हो गई, तो कुल कितने हो गए, 80 स्थल हो गए। जो रामसर साइट है भारत की 80 स्थल हो गए। उनमें जो लेटेस्ट 5 है उनको याद करनी है। ठीक है, तो लेटेस्ट 5 कौन कौन सी है और कौन से राज्य से संबंधित है। तो एक तो है अक्षमुंदर पक्षी संरक्षण रिजर्व है जो कर्नाटक में है। ठीक है, अगनासिनी मोहाना कर्नाटक में, मगधी केरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक में। ये 3 है रामसर कन्वेंशन में शामिल किए, 3 साइट को जो कर्नाटक की है। तीनों याद रखनी है, अक्षमुद्र, अगनासिनी, मगधी केरे संरक्षण रिजर्व। ठीक है, तमिलनाडु की 2 है, एक तो है कराईवेटी पक्षी अभ्यारण्य और एक लॉन्गवुड सोलर रिजर्व फॉरेस्ट। ठीक है, अब आपको क्या क्वेश्चन कैसे आते हैं कि रामसर साइट इतने बार बार हम बोल रहे हैं कि क्या क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है कि आपको क्या देंगे कि 4 स्थल ऐसे सुमेलित करना दे देंगे। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि 5 है नई की नई ही ले, कुछ इनमें से 2 इनमें ले लेंगे, 2 पुराने वाले ले लेंगे। तो आपको पहले जो वीडियो करवाया है उसमें पूरी जो अब तक की 80 साइट है उसमें लिखा गया, तो एक बार नजर रख लेना, 80 की 80 याद नहीं हो पाती है। तो ये लास्ट वाली 5 है, इसको तो आपको रट लेना है कि अक्षमुद्र है कर्नाटक में, अगनासिनी कर्नाटक में, मगधीकेरे कर्नाटक में, कराईवेटी तमिलनाडु में, लॉन्गवुड सोलर फॉरेस्ट रिजर्व है वो तमिलनाडु में। 5 इनमें से कोई ना कोई तो इसमें से आ जाएगा। फिर राजस्थान की आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, और कुछ ठीक है जो एक नजर में देखी हुई हो तो फिर आपको सुमेलित करना आसान हो जाता है। और ऐसे जब नए साइट है उनको शामिल करते हैं तो उनसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये सारी साइट आपको याद करनी है। अब आगे देखते हैं। ब्रिक्स फिर से इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि ब्रिक्स में जो 5 सदस्य है उनको शामिल करने की घोषणा पहले हो गई थी, लेकिन आधिकारिक रूप से शामिल अब किए गए हैं। तो इससे क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो नए सदस्य शामिल है वो कौन कौन से हैं। तो पहला कौन सा है, मिस्र है, फिर संयुक्त अरब अमीरात, तीसरा सऊदी अरब, चौथा इथोपिया और 5वां ईरान। ये 5 है जो पांचों जो ब्रिक्स के नए सदस्य शामिल हुए उनको याद करो, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ये दोनों एक साथ याद कर लेना, इथोपिया, ईरान, मिस्र। ठीक है, ये 5 को ब्रिक्स में शामिल अभी किया गया। तो अब शामिल किया गया, इसका मतलब है कि हमें पहले क्या कौन कौन से सदस्य थे वो पता होना चाहिए। 5 को शामिल किया है तो वो अपने को पता होना चाहिए कि ब्रिक्स में टोटल मेंबर कितने हो गए। तो टोटल हो गए आपके 10, पहले 5 थे, 5 अब शामिल हो गए हैं। तो पहले कौन कौन से थे, थोड़ा ब्रिक्स के बारे में देख लेते हैं। ब्रिक्स की स्थापना होती है 2009 में, है ना। कौन कौन से देश थे स्टार्टिंग में, ब्राजील थे, रूस, भारत और चीन। और इनके पहले नाम पर ही इनका जैसे ब्रिक बना था, ब्रिक बना था, ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना। ठीक है, ये ब्रिक बना था। 2010 में क्या हुआ, दक्षिणी अफ्रीका को इसमें शामिल कर लिया तो ये बन गया ब्रिक्स। ठीक है, अब इसमें 5 नई कंट्री और शामिल हो गए, तो अब कितने हो गए, 10 हो गए। तो 10 के 10 आपको पता होना चाहिए। तो कितनी बार ब्रिक्स का विस्तार हुआ ये आ जाए। तो स्टार्टिंग में तो बना, संस्थापक थे 4 कंट्री थे, फिर एक बार 2010 में दक्षिण अफ्रीका को शामिल किया है और एक अब 5 को एक साथ शामिल किया गया है। ठीक है, एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे जिम ओ'नील, इन्होंने दुनिया के सबसे ताकतवर निवेश बैंक गोल्डमैन सैक्स में काम करने के दौरान ये ब्रिक नाम का शब्द गढ़ा था।
ठीक है, ब्रिक नाम दिया था। और ब्रिक देशों की पहले शिखर स्तर की आधिकारिक बैठक होती है 16 जून 2009 को रूस के येकेटेरिनबर्ग में। अब ये युद्ध याद क्यों करनी होती है कि पिछली बार शायद जो आरएस प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था वो ये था कि ब्रिक्स का 2 स्टेटमेंट दिए हुए थे, उसमें एक स्टेटमेंट ये था कि पहली जो आधिकारिक बैठक हुई थी वो रूस के येकेटेरिनबर्ग में हुई थी। तो ये आपको पता होगी तब आप सही कर पाओगे। तो 2009 में पहली बैठक होती है, पहले 4 देश थे, फिर दक्षिण अफ्रीका शामिल होता है, अब 5 नए देश है वो इसमें शामिल हो जाते हैं। तो अब ब्रिक्स में सदस्य देशों की संख्या हो जाती है 10। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब एक ध्यान में रखना है आपको, AICTE इन्वेस्टर नेटवर्क, ये चर्चा में रहा था। AICTE नेटवर्क इन्वेस्टर नेटवर्क है, पहले देखते हैं किसका है। तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और शिक्षा मंत्रालय ने संयुक्त रूप से इस नेटवर्क को स्थापित किया है। क्यों किया है? इसका उद्देश्य है कि नवाचार की संस्कृति को मजबूत करना है और स्टार्टअप फंडिंग के मुद्दे के समाधान हेतु छात्रों, शिक्षकों, निवेशकों और बाजार को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाना है, ताकि निवेश है उसमें ज्यादा से ज्यादा निवेश किया जा सके, नवाचार की संस्कृति को मजबूत किया जा सके, इन्हें पैसे उपलब्ध करवाए जा सके। तो इसके लिए एक नेटवर्क है AICTE नेटवर्क। किसका है? अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद और शिक्षा मंत्रालय ने संयुक्त रूप से इसको लागू किया है, ठीक है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन नया नहीं है, पर हाल फिलहाल में इसके लिए दिशा निर्देश जारी हुए हैं। तो जब कोई नई बात इसमें शामिल होती है तो अपने को पढ़ना पड़ता है और वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसके लिए पहले अपने चैनल पे क्लास बनाई हुई है, उसको अच्छे से देख लेना, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी। थोड़ा सा अभी अपने देख लेते हैं कि शुरुआत कब हुई थी 2023 में। सीधा पूछ सकते हैं कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, इसकी शुरुआत कब होती है? 2023 में होती है। किस लिए स्थापित होती है? कि भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और इसके सहायक उत्पाद है उसका उत्पादन कर सके, उसका अधिक से अधिक इस्तेमाल कर सके और निर्यात के लिए एक वैश्विक हब बनाना है इंडिया को ग्रीन हाइड्रोजन की दृष्टि से, ठीक है। हाल ही में बता दिया मैंने, ये इसका नोडल जो मंत्रालय है वो कौन है? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है, ये ध्यान में रखना है आपको। और इसने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, इस वजह से फिर से चर्चा में आया है। 2023 में स्थापना हुई और ये आपको कौन सा इसका नोडल मंत्रालय है वो ध्यान में रखना है। हरित हाइड्रोजन क्या होती है? कि जो नवीकरणीय बिजली है, पवन सोलर ऊर्जा है, उसका यूज करके पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बांटकर हाइड्रोजन के रूप में परिभाषित किया गया है ग्रीन हाइड्रोजन को, ठीक है। अलग अलग करना है इसको। इसे प्रति इकाई भार में उच्च ऊर्जा सामग्री के कारण हाइड्रोजन है वो ऊर्जा का एक बड़ा सोर्स है। यही कारण है कि इसका यूज रॉकेट ईंधन में किया जाता है, ठीक है। और ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा का फायदा ये है कि शून्य उत्सर्जन करता है, तो इससे क्या है? किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। इसीलिए ग्रीन हाइड्रोजन को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। इसका उपयोग करने के लिए ईंधन सेल या उर्वरक इस्पात निर्माण जैसे ऊर्जा खपत वाले उद्योग में किया जा सकता है। भी इसका उपयोग कहाँ हो सकता है? कारों में ईंधन सेल के रूप में हो सकता है, उर्वरक के रूप में हो सकता है, इस्पात निर्माण जैसे ऊर्जा खपत वाले जितने उद्योग है जिसमें ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा खपत हो रही है उनमें फिर ग्रीन हाइड्रोजन का यूज किया जा सकता है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा ग्रीन हाइड्रोजन को उत्पादन है उसको बढ़ावा देने के लिए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लेकर भारत सरकार आई है 2023 में, ठीक है। ये कुछ आउटकम है जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है उसे जो क्या परिणाम निकलेंगे वो है। तो इसमें थोड़ी डाटा है वो याद कर लेना आप है कि इससे 5 MMT है ग्रीन हाइड्रोजन प्रति वर्ष 2030 तक हर साल 5 मिलियन मैट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा। एक तो ये ध्यान रखना है 6 लाख नई ग्रीन जॉब है जो सर्जित की जाएगी, ठीक है। तीसरा 50 मिलियन मैट्रिक टन कार्बन है उसका अवशोषण किया जाएगा, ठीक है। उत्सर्जन नहीं होगा, उसका अवशोषण होगा तो उससे कार्बन में कमी आएगी, ठीक है। और 60 से 100 गीगावाट इलेक्ट्रोलाइजर इंस्टॉलेशन होगी। ये जरूरी है ये याद रखना कि 125 गीगावाट जो रिन्यूएबल एनर्जी है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन से वो उत्पादित होगी
एक तो ये डाटा याद रखना है आपको, एक ये 5 MMT वाला याद रखना है, और ये 50 MMT वाला याद रखना है। तो ये 3 है, ये आउटकम नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब अपने आते हैं घर पोर्टल। घर पोर्टल क्या है, सीधा पूछेंगे आपको एग्जाम में कि घर पोर्टल क्या है, किसका है और किससे संबंधित है। घर पोर्टल है, कोई तो पोर्टल लॉन्च किया है, तो कोई तो विभाग ने, मंत्रालय ने किया होगा। तो ये ध्यान में रखना कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने लॉन्च किया है घर पोर्टल को। घर का फुल फॉर्म क्या है, गो होम एंड रीयूनाइट। ठीक है, ऐसे याद रखना, गो होम एंड रीयूनाइट इसका फुल फॉर्म है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने लॉन्च किया है। क्या है इसका मकसद कि जो किशोर न्याय अधिनियम 2015 है उसके तहत जारी प्रोटोकॉल के अनुसार बालकों की पुनर्वास और घर वापसी की डिजिटल माध्यम से निगरानी करनी है। पोर्टल का काम है डिजिटल माध्यम से निगरानी करना है, किसकी, कि बालकों का पुनर्वास किस तरीके से हो रहा है, उनके घर वापसी किस तरीके से हो रही है, उसकी डिजिटल माध्यम से निगरानी रखने के लिए घर पोर्टल लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा। ठीक है, तो इतना ये आपको ध्यान में रखना है। मेरा गांव मेरी धरोहर, मेरा गांव मेरी धरोहर, ये क्या है, एक परियोजना है, उसका शुभारंभ किया गया हाल फिलहाल में। किससे संबंधित है ये ध्यान में रखना। मेरा गांव नाम लिखा है गांव का, तो आपको समझ में आना चाहिए कि गांव से रिलेटेड है। ठीक है, मेरा गांव मेरी धरोहर किस मंत्रालय की है, संस्कृति मंत्रालय की है। भारत सरकार के अंतर्गत जो संस्कृति मंत्रालय आता है उसकी ये अभियान जो परियोजना है, इसने क्या किया कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है उसके साथ मिलकर राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन के अंतर्गत मेरा गांव मेरी धरोहर योजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य क्या है कि एक वर्चुअल मंच पर 29 जो अपने राज्य हैं, 7 केंद्र शासित प्रदेश है, उनमें टोटल 6.5 लाख गांव हैं। कितने गांव हैं, 6.5 लाख गांव हैं, उनका सांस्कृतिक मानचित्रण करना है, डिजिटल रूप से उनका मानचित्रण करना है। तो ये एक परियोजना मेरा गांव मेरी धरोहर है। अब इसके तहत क्या करेंगे कि हर गांव है, एक पोर्टल बनाया है, एक पोर्टल बनाया, उसमें हर गांव के बारे में जितनी आवश्यक जानकारी है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। तो उस पोर्टल में जिस गांव का नाम डालोगे वो सर्च करेंगे तो उसमें उसकी भौगोलिक स्थिति क्या होगी, उसके जनसंख्या कितनी उसमें जनसंख्या है, उसके उनके उस गांव के उस क्षेत्र की जो कल्चर है क्या है, संस्कृति मंत्रालय का है तो ज्यादातर कल्चर के बारे में होंगे। कल्चर मतलब पोशाक क्या है वहाँ के आभूषण क्या है, वहाँ की कला क्या है, शिल्प क्या है, कोई मंदिर फेमस है क्या, मेले त्योहार अन्य जो भी विवरण होगा उस संस्कृति उस गांव के सांस्कृतिक इतिहास का पूरा चित्रण किया जाएगा इस पोर्टल पर। तो उससे हमें वर्चुअल उसके बारे में सारी जानकारी मिलेगी। ये है मेरा गांव मेरी धरोहर। ठीक है, किसके याद रखनी है, संस्कृति मंत्रालय के। संस्कृति मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर ये बनाया है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के साथ मिलकर है। 6.5 लाख गांव का सांस्कृतिक मानचित्रण किया जाएगा। ठीक है, अब आपने लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 है जो दोनों सदनों से पारित हो गया। अब इसके बारे में हमने अलग से वीडियो बनाया पूरे डिटेल में, उसको वापस देख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ हम थोड़ा सा इसके देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी परीक्षा शामिल है और सजा का क्या प्रावधान है। तो परीक्षा क्या है, यूपीएससी से रिलेटेड परीक्षा जो है, जो सिविल सर्विसेज एग्जाम होता है, इंजीनियरिंग एग्जाम है, वो इसमें आएंगे। एसएससी की रिलेटेड परीक्षाएं आएंगी, और जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है आरआरबीएस की, और आईबीपीएस और एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की द्वारा आयोजित परीक्षा है, वो इसमें शामिल होंगे। उनमें पेपर लीक हो गया, नकल हो गया, कोई भी प्रकार की जो धोखाधड़ी है उनको रोकने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा ये बिल पारित किया गया है। तो उसके बारे में पूरी डिटेल में आपको अलग से वीडियो बनाया गया है, वो आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, कि उनमें कौन किन किन आयोग है उनकी परीक्षाओं को शामिल किया है, फिर किस ये सजा के प्रावधान क्या क्या किया गया है, फिर जो ये अधिनियम में है इसमें अपराध है उसकी कौन क्या प्रकृति क्या रही है, तो वो पूरी डिटेल में आप वहां से एक बार जरूर देख लेना। ठीक है,
इसमें सजा क्या है? सजा व्यक्तिगत रूप से अगर कोई दोषी पाता है तो 3 से 5 साल तक की जेल होगी और 10 लाख तक का जुर्माना होगा। ठीक है। संगठित अपराध हो रहा है तो कम से कम 5 साल की कैद, लेकिन 10 साल तक उसे बढ़ाया जा सकता है और 1 करोड़ से कम नहीं होगा, यानी 1 करोड़ और उससे ऊपर तक का जुर्माने की बातें की गई है। एक सेवा प्रदाता जो परीक्षा के संचालन के लिए किसी भी कंप्यूटर संसाधन या किसी भी सामग्री का समर्थन करता है, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाए, वो प्रदान है, वो उसमें शामिल होता है, इस संगठित अपराध में इनके साथ मिला हुआ है, तो उसके लिए 1 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ये सजा होगी प्लस 1 करोड़ तक का जुर्माना का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ आपको एक बार रिवाइज करने के लिए, चूंकि पहले ये वीडियो बन चुका है तो इसमें यहाँ वापस से डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप वहां से देख लीजिए। यहाँ ये करंट का एक साथ आपको रिवीजन हो सके, इसके लिए वापस से इतना ध्यान रखना है कि कौन कौन सी परीक्षाएं शामिल होंगी, सजा का प्रावधान क्या है। ठीक है। एक नई योजना है, नई तो नहीं है, जो पहले आपने पढ़ा होगा, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ठीक है। उसके 2 घटक थे, उनमें एक घटक है केंद्रीय क्षेत्र का। केंद्रीय क्षेत्र की एक उप योजना के रूप में आई है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। ठीक है। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना है। उसकी अवधि क्या है, पहले तो ये ध्यान रखो, 4 वर्ष के लिए आई है, 2023-24 से 26-27 तक। 2023-24 से लेकर 2026-27 तक रहेगी। कहाँ लागू होगी? सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगी। इसके तहत लाभार्थी कौन होंगे? लाभार्थी मत्स्य नाम है तो मछुआरा, मत्स्य जो भी किसान है जो मत्स्य उत्पादन में लगा हुआ है, मछुआरा खुद है। मत्स्य जो श्रमिक है वो मछली विक्रेता जो मछली बेचता है, इससे संबंधित जो भी सहकारी समितियां हैं, और मत्स्य से संबंधित जो भी स्वयं सहायता समूह है, और मत्स्य किसान उत्पादक संगठन, ये इतने इस योजना के तहत लाभार्थी होंगे। ठीक है। मछुआरा, मत्स्य किसान, मत्स्य श्रमिक, मछली विक्रेता, सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और मत्स्य किसान उत्पादक संगठन। इसके लिए केंद्र सरकार ने 6000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। वित्त पोषण कितना है? 6000 करोड़ रुपए का। लेकिन जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि जो इस 6000 करोड़ रुपए है उसका 50% है वो सार्वजनिक वित्त के माध्यम से होगा, और उसमें 2 संस्था शामिल है, एक तो वर्ल्ड बैंक और एक फ्रांस का AFD यानी एजेज फ्रांसिस डे का योगदान है। इन दोनों ने भी इसमें सहायता की है। तो ये पूछ सकते हैं कि प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना में किन 2 विदेशी संस्थाओं का योगदान रहेगा? तो एक तो विश्व बैंक का, एक फ्रांस के AFD का योगदान रहेगा। और जो शेष 50% राशि है वो लाभार्थी या निजी क्षेत्र से जुटाई जाएगी। ठीक है। तो ये इसका वित्त पोषण का जो व्यय कितना राशि खर्च करेंगे, उसमें किन का योगदान है वो आपको खास करके ध्यान में रखना है। इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य राष्ट्रीय मत्स्य पालन क्षेत्र डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाएंगे, उसमें मछुआरे, मत्स्य किसान जो लाभार्थी है, इतने अपने बात की, मछुआरे हो गए, मत्स्य किसान जो सहायक श्रमिक है, उनका ऑटोमेटिक पंजीकरण करके, और असंगठित मत्स्य पालन क्षेत्र अब तक जो संगठित क्षेत्र में नहीं है उनका क्रमिक औपचारिकरण करना, उनको संगठित क्षेत्र में लेके आना है। एक तो जो अब तक अनौपचारिक रूप से चल रहे थे उनको स्वैत पंजीकरण के माध्यम से औपचारिकरण करना है, और इसके लिए डिजिटल एक प्लेटफॉर्म बनाए गए, उसमें स्वैत पंजीकरण होगा और उनको मतलब औपचारिकरण किया जाएगा, संगठित रूप में दिया जाएगा। मत्स्य पालन क्षेत्र के सूक्ष्म और जो लघु उद्यम है उनके लिए संस्थागत वित्त पोषण, उन्हें एक राशि दी जाएगी, संस्थागत वित्त पोषण होगा उनका। ठीक है। और जलीय कृषि बीमा खरीदने के लिए लाभार्थियों को एक मुश्त प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। तो एक मुश्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, संस्थागत वित्त पोषण होगा, और अब तक जो असंगठित मत्स्य पालन क्षेत्र था उसका धीरे धीरे संगठित रूप से औपचारिकरण किया जाएगा। किसके माध्यम से? डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। ठीक है। तो वो आपकी थी एक नई योजना, उसका ध्यान में रखना, कब से कब तक की है और केंद्र सरकार की है, उसके लाभार्थी कौन है, और उसके तहत क्या उनमें क्या उद्देश्य है उसका, और कौन सी 2 विदेशी संस्थाओं का योगदान है उसमें, ये आपको ध्यान में रखना है। अब एक नजुल भूमि चर्चा में रही थी हाल फिलहाल में। अपने को नजुल भूमि क्यों पढ़नी है, तो ये मैं बता दूं कि नजुल भूमि अब आरएस मेंस में पेपर 3 है, उसमें एक है
लो का पार्ट आता है, ठीक है, सबको पता होगा, नहीं पता है तो लो का पार्ट है। उस लो के पार्ट में है राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम। राजस्व भू राजस्व अधिनियम जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक आता है नजुल भूमि, ठीक है। इस नजुल भूमि को लास्ट जब मेंस का एग्जाम हुआ था उसमें 2 नंबर में पूछा गया था, 2 मार्क्स में पूछा था, ठीक है। और अब ये नजुल भूमि हाल फिलहाल में चर्चा में रही, क्यों रही कि उत्तराखंड के नैनीताल जिला है, वहां हल्द्वानी शहर है, वहां क्या हुआ कि 8 फरवरी को हिंसा भड़क उठी। क्यों? क्योंकि प्रशासन ने कथित तौर पर नजुल भूमि पर एक मस्जिद बनी हुई थी और एक मदरसा था, उसकी साइट पर विध्वंस अभियान चलाया और कहा कि ये नजुल भूमि पर बना हुआ है, जिससे 5 लोग मारे गए, कई अन्य घायल हो गए। इस वजह से नजुल भूमि चर्चा में है। तो हम पढ़ लेते हैं कि ये नजुल भूमि होती क्या है, ठीक है। तो ये अपने सिलेबस में है, मेंस में आ रही इसका ही पार्ट है ये। तो नजुल भूमि आपको एग्जाम में साफ साफ ऐसा आता है, नजुल भूमि क्या है, नजुल भूमि कुछ नहीं लिखेंगे आगे, तो उसको आपको 20 शब्दों में लिखना है, ठीक है, 20 शब्दों में लिखना। ऐसे आया था नजुल भूमि, शायद 2 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है नजुल भूमि का, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। क्या होती है नजुल भूमि? तो अपने राजस्थान के संदर्भ में देखते हैं तो अपने को लगाना होता है राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956। वैसे तो पूरे भारत में ये उत्तराखंड का विषय था तो चर्चा में रहा, लेकिन अपने को जब एग्जाम में लिखना होता है तो ये अपने अधिनियम का नाम लगाएंगे। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत एक आबादी भूमि होती है, ठीक है, जो राज्य सरकार में निहित होती है। आबादी भूमि राज्य सरकार के अधिकार में आती हैं और राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत होती है वो, ठीक है। ये आबादी भूमि कहाँ होगी? ग्राम पंचायत स्तर पर हो सकती है, शहर में हो सकती है, या नगर पालिका कस्बे में हो सकती है ये आबादी भूमि, ठीक है। ये आमतौर पर राज्य की होती है ऐसी भूमि। वो किसी भी इकाई को क्या करते हैं, 15 से 99 वर्ष के बीच एक निश्चित अवधि के लिए पट्टे पर दे दी जाती है, ठीक है। और जो ये नजुल भूमि है इस पर क्या होता है कि इसका यूज होता है सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, जैसे स्कूल बना दिया, अस्पताल बना दिया, ग्राम पंचायत भवन बना दिया, उनके लिए करती है राज्य सरकार, या तो स्वयं करेगी या किसी को पट्टे पर दे दिया। 15 से 99 साल तक की अवधि के लिए लीज पर यह भूमि दे दी जाती है, तो उससे सार्वजनिक निर्माण कार्य, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए इस भूमि का यूज किया जाता है। होती है आबादी भूमि है, 1956 के तहत है। और ये कहाँ होगी? या तो ग्राम पंचायत स्तर पर होगी, उसके अंदर होगी, या शहर में होगी, या नगर पालिका कस्बे के अंतर्गत पाई जाएगी, ठीक है। तो ये होती है नजुल भूमि। अब इसके अंतर्गत बनी हुई थी कोई मस्जिद मदरसे, कथित तौर पर प्रशासन ने उसको यह कहकर हटाया कि ये नजुल भूमि के अंतर्गत निर्मित है। समझ में आया? तो ये ध्यान में आपको रखना है। अब अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है इन दिनों कि स्वामीनाथन आयोग है, उसने रिपोर्ट दी थी भूमि से रिलेटेड, जो किसानों की समस्या है उनसे रिलेटेड। तो ये अपने अब आज पढ़ रहे हैं, इसका पढ़ने का रीजन क्या है? तो एक तो ये है कि स्वामीनाथन को हाल फिलहाल में भारत रत्न देने की घोषणा की गई थी, ठीक है, वो अपने पिछली क्लास में पढ़ा था। दूसरा, जब किसान आंदोलन अभी चल रहा है जो 2.0, उसके अंतर्गत जो किसानों की मांग की जा रही है वो यही है कि स्वामीनाथन आयोग ने जो सिफारिश की थी उसको लागू किया जाए। तो क्या सिफारिश थी वो, तो वो अपने आज देखेंगे। तो राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन होता है स्वामीनाथन की अध्यक्षता में, और स्वामीनाथन आयोग ने कुछ सिफारिश की थी। क्या उन कौन सी सिफारिश की थी वो देखते हैं। सबसे पहले तो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात अभी फिलहाल कर रहे हैं, उनको ये लिए कहा था कि जो फसल उत्पादन मूल्य है, जितना उत्पादन है हो रहा है, न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना डिसाइड करे। तो उन्होंने कहा कि जितनी लागत है उसका 50% ज्यादा दाम किसानों को मिलना चाहिए। एक बात तो आपको ये याद रखनी है, 50% से जितना न्यूनतम समर्थन मूल्य डिसाइड किस आधार पर के, तो इन्होंने कहा कि जितनी लागत है उसका 50% ज्यादा दाम मिलना चाहिए। दूसरी, इन्होंने कहा किसानों को अच्छी क्वालिटी के बीज मिलने चाहिए, और वो भी कम दामों में, कम दामों में अच्छी क्वालिटी के बीज मुहैया कराए। तीसरा, गांव में किसानों की मदद हो, किसानों को पता नहीं होती है कि कौन सी टेक्नोलॉजी है भी, किस तरह के बीज का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन से फसल चक्कर को अपनाना चाहिए,
तो इन्होंने कहा एक विलेज नॉलेज सेंटर बनाए हर गांव में, या ज्ञान चौपाल बनाए, ताकि किसानों को हर चीज का नॉलेज हो सके और उन्हें बताया जा सके। तो विलेज नॉलेज सेंटर या ज्ञान चौपाल, अच्छी क्वालिटी के बीज कम दाम पर, 50% ज्यादा दाम, और आगे का महिला किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने की बात की। क्या कहा? किसान क्रेडिट कार्ड है वो महिलाओं किसानों के लिए जारी किया जाए। फिर कहा किसानों के लिए जो कृषि जोखिम फंड बनाए, कृषि जोखिम फंड बनाए, ताकि प्राकृतिक आपदा में जो फसल खत्म हो जाती है, फसल खराब हो जाती है, उस दौरान उस फंड से किसानों को वित्तीय मदद दी जा सके। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। 50% ज्यादा दाम, अच्छी क्वालिटी के बीज, विलेज नॉलेज सेंटर, किसान क्रेडिट कार्ड महिलाओं के लिए, कृषि जोखिम फंड बनाया जाए, और इसके अलावा जो सरप्लस और इस्तेमाल नहीं हो रही जमीन, अभी हाल ऐसी जमीन, कुछ जमीन ऐसी पड़ी है जिनका कोई यूज नहीं हो रहा है, तो उनको वितरण किया जाए, उन जमीनों को बांट दिया जाए किसानों में, है ना। और खेती और जमीन वन भूमि है, जो भी जमीन ऐसी है जिस पर अभी खेती हो सकती है, या जो वन भूमि है, उनको गैर कृषि उद्देश्य हेतु कॉर्पोरेट क्षेत्र को ना दिया जाए। ये कहा था स्वामीनाथन आयोग ने। क्या कहा? कि खेती और जमीन वन भूमि को गैर कृषि उद्देश्य हेतु कॉर्पोरेट क्षेत्र को न दिया जाए। फसल बीमा की सुविधा पूरी देश में हर फसल पर लागू हो। ये कहा था हर फसल पर फसल बीमा की सुविधा लागू की जाए। खेती के लिए कर्ज की व्यवस्था, हर गरीब और हर जरूरतमंद तक कर्ज की व्यवस्था होनी चाहिए। और इस संबंध में ये भी कहा था कि जो किसानों को दिया जाने वाला कर्ज है, उसमें ब्याज की दर कम करके 4% ब्याज पर किसानों को कर्ज दिया जाए। कितनी ब्याज दर बताई? 4% बताई। और कर्ज अगर वसूली करो तो उसमें भी राहत दी जाए। प्राकृतिक आपदा या संकट से जूझ रहे इलाकों में ब्याज से राहत हालात सामान्य होने तक जारी की जाए। पहली बार 4% पर ऋण दिया जाए, और जब वसूली हो ऋण की तो उसमें भी ध्यान दिया जाए कि उनमें राहत दी जाए। कोई प्राकृतिक आपदा तो नहीं आई हुई है उस टाइम, अगर प्राकृतिक आपदा है तो उस दौरान ऋण में थोड़ी राहत और दी जाए। लगातार प्राकृतिक आपदा की सूरत में किसानों को मदद देने के लिए एक एग्रीकल्चर रिस्क फंड का भी गठन बताया, जो अपने अभी पढ़ा था, जोखिम फंड है, उसका भी गठन किया जाए। तो ये स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आपको हर दम याद होनी चाहिए। ये मेंस में लिखने के लिए सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है इससे संबंधित, प्रीलिम्स में भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन सी सिफारिश स्वामीनाथन आयोग की नहीं की गई इस टाइप में। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। ठीक है, अब एक ध्यान रखना, इनसेट 3DS, ये इसरो ने मौसम पूर्वानुमान उपग्रह, पहले तो बात ध्यान रखना है कि इनसेट 3DS है क्या, तो मौसम पूर्वानुमान उपग्रह है, इसरो ने लॉन्च किया है। कहां से? श्री हरिकोटा के सतीश धवन केंद्र से सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इस कौन से प्रक्षेपण यान से? तो GSLV F14 प्रक्षेपण यान लॉन्च किया है। ये क्या काम करेगा उपग्रह? ये पृथ्वी की सतह की निगरानी करेगा, महासागर उसके पर्यावरण का अवलोकन करेगा और डेटा संग्रह को मजबूत करेगा। ठीक है, मौसम पूर्वानुमान उपग्रह है तो पृथ्वी की सतह का निगरानी करेगा, महासागर उसका क्या क्या पर्यावरण है वो ध्यान रखेगा। और इससे पहले मौसम पूर्वानुमान उपग्रह 2 और थे, इनसेट 3D नाम है उसका, एक इनसेट 3DR है, उन दोनों की ये मदद करेगा। नाम क्या है? इनसेट 3DS है, GSLV F14 से लॉन्च किया गया था। ठीक है, और इसरो के जो भी अभियान, जो प्रक्षेपण यान या जो भी उपग्रह होते हैं जो लेटेस्ट लॉन्च किए गए होते हैं, उनको आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना होता है। प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन तो इनसे आता ही आता है। ठीक है, अभी एक हुई थी CMS स्कोप 14। CMS क्या है? वन्य जीवों की प्रवासी प्रजाति के संरक्षण पर अभिसमय। ठीक है, वन्य जीव की जो प्रवासी प्रजाति है उनके संरक्षण के लिए COP 14 का आयोजन हुआ था। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलेंगे उसको। उसकी बैठक कहाँ हुई थी? तो ये बैठक कहाँ हुई ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। समरकंद उज्बेकिस्तान में इस बैठक का आयोजन हुआ था। कौन सी थी? COP 14 थी। किसके लिए थी? वन्य जीवों की प्रवासी प्रजाति के संरक्षण हेतु हुई थी। हर टाइम इनकी मीटिंग होती रहती है। ये 14वीं मीटिंग थी, हुई कहाँ? समरकंद उज्बेकिस्तान में। इसका स्लोगन क्या था? नेचर नोस नो बॉर्डर्स। ठीक है, इसका स्लोगन ये याद रखना है। कब हुआ था? 12 से 17 फरवरी 2024 को हुआ था, ये ध्यान में रखना
इससे याद रह जाएगा। आप इतना याद रखोगे तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आपका हो जाता है। इनसे ध्यान रखना, ये वन्य जीव के संरक्षण हेतु होती है, ठीक है। कहाँ हुआ था? समरकंद में हुआ था। कब हुआ? समरकंद कहाँ पर है? उज्बेकिस्तान में। कब? 12 से 17 फरवरी 2024 को। अभी ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी दिया गया है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। याद रखना है, 58वां नाम आए तब ये याद रखने होते हैं। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 में दिए। किन को दिए गए? संस्कृत विद्वान जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी। संस्कृत विद्वान है जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी। दूसरे उर्दू कवि और गीतकार है गुलजार। इन दोनों को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। यह भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। पहली बार 1965 में दिया गया था। किसको दिया था? मलयालम कवि थे जी शंकर कुरूप। मलयालम कवि जी शंकर कुरूप को पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया। अब कौन सा दिया गया? 58वां दिया है। आपको एग्जाम में ये ध्यान में हमेशा रखना है कि 58वां पूछा है या 57वां पूछा है। कई बार क्या होता है कि आरपीएससी पहला वाला भी पूछ सकते हैं, तो आपको 57वां और 58वां दोनों याद रखना है। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया है जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी प्लस गुलजार, दोनों को एक साथ दिया गया है, ये ध्यान में रखना है। क्या देते हैं इसके तहत? व्यक्ति को 11 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है और साथ ही प्रशस्ति पत्र के साथ वाघ देवी की कांस्य प्रतिमा भी दी जाती है। तो ये ध्यान, 11 लाख रुपए की राशि है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ये क्या अभी चल रही है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है 19 फरवरी से स्टार्ट हुए, 29 फरवरी तक चलेंगे। अभी तो ये देख लेते हैं अपने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन हो कहाँ रहा है। जैसे कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें अपने देख लेंगे कि जो विजेता है वो कौन सी यूनिवर्सिटी रही है। तो 2024 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का ये चौथा संस्करण है। एक तो ये ध्यान रखना है कौन सा संस्करण हो रहा है? चौथा संस्करण है। भारत सरकार की खेलो इंडिया पहल है, उसका एक हिस्सा है। 7 पूर्वोत्तर राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड और त्रिपुरा पहली बार इस मल्टी स्पोर्ट इवेंट है उसकी मेजबानी कर रहे हैं। जो पूर्वोत्तर की राज्य है वहां पर इस इवेंट का आयोजन हो रहा है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का। इसमें क्या होंगे कि 20 खेलों में पदक होंगे, 20 खेल होंगे और 200 से ज्यादा भारतीय विश्वविद्यालय होंगे शामिल। 4500 एथलीट भाग लेंगे। कितने एथलीट भाग लेंगे? 4500। यूनिवर्सिटी कितनी होगी? 200 यूनिवर्सिटी भाग लेंगी। और खेल कितने होंगे? 20 खेल होंगे, ठीक है। इस इवेंट पर समापन पर सबसे ज्यादा जो स्वर्ण पदक जीतेगी उसको क्या है, यूनिवर्सिटी को विजेता घोषित करेंगे। जो यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीतेगी उसे विजेता घोषित कर दिया जाएगा। और 2024 का जो उद्घाटन समारोह है वो 19 फरवरी को हुआ। कहां पर हुआ? गुवाहाटी। गुवाहाटी के सरसुजाई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इसका उद्घाटन हुआ। समापन अब 29 फरवरी को होगा। उसके बाद पता चलेगा कि जो विजेता यूनिवर्सिटी है, जिस सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक किसे मिला है, वो कौन सी है, फिर वो याद आपको रखनी है। अब इसमें स्पोर्ट्स लिस्ट क्या है? तो इसमें ये स्पोर्ट्स है, आपको एक बार ध्यान में रखना है। तीरंदाजी है, एथलेटिक्स है, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, फुटबॉल, फिशिंग, हॉकी, जूडो, कबड्डी, ये सारे है खेल। वो एक बार आप मोटा मोटा जरूर देख लेना कि इसमें कौन कौन से खेल शामिल है। जब पहला इसका उद्घाटन संस्करण हुआ था, ये कौन सा संस्करण है? चौथा संस्करण है। इससे पहले उद्घाटन संस्करण होता है इसका 2020 में, पहला चरण होता है। कहां पर हुआ था? ओडिशा में आयोजित हुआ था। तब चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी है वो विजेता घोषित हुई थी। चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी विजेता घोषित हुई थी जब उद्घाटन संस्करण 2020 में हुआ था उस दौरान। अब आपको डेली ध्यान में रखना है कि जब लास्ट होगा तब आपको पता होना चाहिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी है इस बार जो चौथे संस्करण है उसकी विजेता घोषित हुई है। तो ये आपको खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का ध्यान में रखना है। तो ये आपने आज की क्लास यहीं खत्म होती है। अपने अब तक का जो मोटा मोटा जो करंट अफेयर है, जो एग्जाम में पूछे, जिसकी पूछे जाने की पूरी संभावना है, वो कवर किए। नेक्स्ट क्लास में बचा हुआ फरवरी का करंट अफेयर करेंगे और साथ में राजस्थान का भी बचा हुआ करंट अफेयर करेंगे। तो फिर अपने फरवरी का, इंडिया का, इंटरनेशनल लेवल पर, राजस्थान, तीनों का करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी आपको आरएस से संबंधित कुछ भी जानकारी लेनी हो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।